नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को ही मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको कामयाब बना दे। दोस्तों, इसी जिद, इसी जज्बे के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये संविधान में आर्टिकल 61 के तहत दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये महाभियोग जो है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये इम्पीचमेंट होता क्या है? तो महाभियोग ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के तहत किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। चूँकि ये पद बहुत ही गरिमापूर्ण पद होता है और सबसे बड़ा पद माना जाता है, ओहदे में सबसे बड़ा पद माना जाता है, तो इसको हटाने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है पूरी। उस प्रक्रिया के तहत ही हम उसको हटा सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया को इन्होंने महाभियोग जैसे नाम से संबंधित, ठीक है, उसको संबोधित किया है कि महाभियोग लगाकर ही किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हटाने का एक जो प्रोसीजर होता है वो इस महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं उसको क्यों हटाया जाएगा, क्या ज़रूरत पड़ गई कि राष्ट्रपति को हटाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और संविधान में इसको स्थान देने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको हम कहाँ से लिया गया है। तो जो हटाने की ये जो प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान, महाभियोग की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। वहाँ से प्रेरणा लेकर इसको भारतीय संविधान में संविधान निर्माती सभा ने उसको शामिल किया था। तो हटाने का क्या रीज़न हो सकता है, क्यों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और इसको रखने का क्या हमारा कारण हो सकता है। इसका एक ही कारण है कि जो राष्ट्रपति का पद है, पद का दुरुपयोग ना हो सके, ना हो। भाई कोई भी व्यक्ति है, अगर उससे असीमित शक्तियां दे दी जाएंगी, या समझ लो सबसे ऊंचे ओहदे पर अगर बैठा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि हम तो भाई सबसे बड़े हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से उसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भाई सबसे बड़ा है ना, और उसके अंदर ऐसी भावना आ जाए कि भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पद का दुरुपयोग ना करने लगे। तो ऐसे पद का दुरुपयोग रोकने के कारण लिए ही हम, ठीक है, संविधान में इसको शामिल किया गया है। ठीक, तो किसी भी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है या राष्ट्रपति है, ठीक है, वो अपने पद का दुरुपयोग ना करे, इस कारण से ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया वहाँ पर शामिल की गई है। ठीक, अब हम बात करते हैं ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है, इस महाभियोग की क्या प्रक्रिया हो सकती है। तो प्रक्रिया के अंतर्गत तीन चीज़ें आएंगी कि आधार क्या है इसका, प्रक्रिया का शुरू होना, और संसद से अनुमोदन। तीन चीज़ें इसमें हैं। पहले तो हम देखते हैं आधार, कि भाई महाभियोग लगाने का आधार क्या है, किस आधार पर हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है। तो एक ही आधार है, वह है संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण, संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। उल्लंघन कैसे हो सके संविधान का? मान लीजिए राष्ट्रपति कुछ ऐसी गतिविधियां करने लगे जिसके तहत माना जाए कि यह संविधान का उल्लंघन है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और ये सलाह जो है राष्ट्रपति पर क्या है, बाध्यकारी है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कहे कि नहीं, हम सलाह वाला नहीं मानेंगे, हमारी जो मर्जी हम वो करेंगे, तो क्या हो गया, संविधान से हट के काम कर रहा है ना। तो संविधान से हट के जैसे काम करेगा तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा।
कोई भी चीज़ हो, जैसे अगर मान लीजिए जो भी कानून है, अगर हम कानून से हट कर काम करते हैं तो कानून का उल्लंघन हो जाता है, तो उसके उपलक्ष्य उसके एवज में हमें क्या होती है, सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के जो कर्तव्य है उनका पालन नहीं कर रहा है। कहने का मतलब संविधान में जो चीज़ें वर्णित हैं उसके आधार पर वो काम नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, या संविधान का अतिक्रमण कर ले। अतिक्रमण का मतलब होता है कि अब अपने मुताबिक काम कर रहा है, अपने मुताबिक जो है विधायी शक्तियों का वहां पर प्रयोग कर रहा है, तो अब संविधान का उल्लंघन हो गया, अतिक्रमण हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, अब उसको पद से हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया वहां पर रखी गई है। तो आधार सिर्फ एक ही है, संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन पाया जाता है करते हुए राष्ट्रपति द्वारा, तो उसे पद से वहां पर हटा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया का शुरू होना। जो इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो कैसे स्टार्ट होगी उसको देखते हैं। प्रक्रिया की शुरुआत, तो जो ये प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है। संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, चाहे राज्यसभा में स्टार्ट करें या लोकसभा में स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या होगा, उस सदन की कुल संख्या के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव कैसे लाएंगे, मान लीजिए राज्यसभा में, ठीक है, वो प्रस्ताव लाया गया, तो राज्यसभा की जो कुल संख्या है वहाँ 1/4 मतलब 1/4 सदस्य संख्या प्रस्ताव लाएंगे कि भाई हमें लग रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहा है, ठीक है, इसे पद से हटाना चाहिए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया इसके विरुद्ध लानी चाहिए। तो वो क्या करेगा, प्रस्ताव लाएगा। अब प्रस्ताव किसके पास भेजेगा, उस जो जहां प्रस्ताव आया है उस सदन का जो अध्यक्ष होगा उसके पास। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर के पास जाएगा, अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, ठीक है, उसके पास जाएगा, सदन के अध्यक्ष के पास जाएगा। अब देखिए, अध्यक्ष के पास 2 विकल्प हैं। पहला, या तो वो स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर ले। कहने का मतलब कि जो प्रस्ताव आया है या तो स्वीकार कर ले, अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा तब तो वो प्रस्ताव को आगे बढ़ा देगा, और अगर अस्वीकार कर देगा तो जैसे अस्वीकार होगा वहीं पर वो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, और जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो वहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए स्वीकार कर लेता है तब क्या होता है, अगर स्वीकार कर लेगा, स्वीकार करने पर जिस सदन में यह प्रस्ताव आया था उस सदन की कुल संख्या के, कुल सदन संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। जो प्रस्ताव आया था, ठीक है, सदन के कुल संख्या के 2/3 बहुमत से उसको पास करना होगा। अब सदन की 2/3 सदस्य संख्या से जब पास हो गया तब ये अगले सदन में जाएगा, अगले सदन में जाएगा, अगले सदन में जाएगा। ठीक है, पहले सदन में पास हो गया, अब अगले सदन में जाएगा। अगला सदन क्या करेगा, अब इन आरोपों की जांच करेगा। क्या करेगा, आरोपों की जांच करेगा। आरोपों की जांच कैसे करेगा, जो भी आरोप पहले सदन ने लगाए हैं, ठीक है, अब उन आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा। यह जांच वह सदन स्वयं कर सकता है या अपने किसी संस्था से करवा सकता है, स्वयं कर सकता है या किसी भी संस्था से करवा सकता है जांच की भाई राष्ट्रपति के जो विरुद्ध ये आरोप लगाए गए हैं संविधान के उल्लंघन की, थोड़ा सा उसकी जांच करिए। संबंधित सदन ने यहाँ पर प्रस्ताव पास किया है, ठीक है, संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाया है, तो क्या ये आरोप सही भी हैं या फर्जी में ही आरोप लगा दिए गए हैं और उनके विरुद्ध महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई है।
तो उन आरोपों की जांच करता है। अगर आरोप गलत पाए गए कि नहीं, जितने आधार पे ये आरोप लगाए सारे आधार निरर्थक हैं, बिना मतलब लगाया गया है, तो ऐसी कंडीशन में वहीं पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर ये जांच सही पाई गई, आरोप सही पाए गए, सही पाए जाने पर, अगर आरोप सही पाए गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अगला सदन है वह भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, महाभियोग की प्रक्रिया जब पहले सदन में शुरू हुई थी, तो वहां पर प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले, प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन पूर्व की नोटिस, 14 दिन पूर्व की नोटिस राष्ट्रपति को दी जाएगी। इसको थोड़ा समझेंगे। 14 दिन पूर्व की नोटिस, जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी पहले सदन में और 1/4 सदस्य ने ये प्रस्ताव लाया था, उससे पहले 14 दिन पूर्व की नोटिस राष्ट्रपति को दी जाएगी। ये नोटिस क्यों दी जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो 14 दिन पूर्व की जो नोटिस दी जाती है, इसका मतलब है कि आपके भाई विरुद्ध महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जा रही है। ठीक है, आपने संविधान का उल्लंघन किया है, अगर हो सके तो चीज़ों को आप सुधार लीजिए। क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद होता है बहुत ही गरिमामय पद होता है। इससे क्या होता है, पूरे देश की छवि हमारी खराब होगी। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो पूरे देश की छवि खराब होगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि 14 दिन पूर्व की भाई वहाँ पर आपको सूचना दी जाती है। अगर आप सुधार पाएँ तो सुधार लीजिए, जो भी आपने गलतियाँ करी हैं, जो भी संविधान से संबंधित गलतियाँ करी हैं, उनको आप सुधार लीजिए। अगर सुधार ले रहे हैं तो वहीं पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा। अगर किन्हीं कारण पर राष्ट्रपति कहता है नहीं नहीं हम तो सही हैं, बिल्कुल भी सही हैं, तो फिर वो आगे प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और उसके विरुद्ध महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो लगा दी जाएगी। तो ये 14 दिन पूर्व की इसीलिए नोटिस दी जाती है कि भाई जो पद है वो गरिमामय पद है, अगर आप सही कर पाएँ तो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम त्यागपत्र तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर त्यागपत्र दे देते हैं तब भी वहाँ पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया रुक जाएगी और माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने किन्हीं कारणों से त्यागपत्र दे दिया है। अब वहाँ पर उसके विरुद्ध ही महाभियोग नहीं, महाभियोग तो एक समझ लीजिए एक कलंक टाइप का लग गया है। अगर महाभियोग लग जा रहा है तो समझ लीजिए उसके ऊपर एक कलंक लग गया कि भाई इस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया चलाएगी कि उसको जबरदस्ती हटाया गया है। तो क्या है, एक कलंक ही तो है। तो उस कलंक से बचने के लिए यहाँ पर 14 दिन पूर्व की नोटिस दी जाती है कि भाई अगर आप सही कर पाएँ चीज़ों को तो सही कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में तो आप पर महाभियोग लगने ही जा रहा है। इसलिए इसका प्रावधान दिया गया है। तो प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप डाल देंगे कि 14 दिन पूर्व की नोटिस राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। अब क्या होगा, 14 दिन पूर्व की नोटिस दे दी है, पुनः देख लेते हैं। 14 दिन पूर्व की नोटिस दे दी है, ठीक है। अब सदन के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे। उसके बाद अगर जो वहाँ का अध्यक्ष है वो स्वीकार कर लेता है तो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। प्रक्रिया आगे बढ़ने का मतलब जहाँ से सदन ये प्रस्ताव लाया गया था उस सदन की 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से वहाँ पर उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तब वो अगले सदन में जाएगा। अगले सदन में जब जाएगा तो अगला सदन उन आरोपों की जांच करेगा। आरोपों की जांच करेगा क्या मतलब आरोप सही लगाए गए हैं या गलत लगाए हैं, निराधार तो नहीं है। जब जांच में अगर सही पाएगा कि हाँ जो राष्ट्रपति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, पूर्णतः सत्य हैं, ठीक है, राष्ट्रपति ने बिल्कुल उल्लंघन किया है संविधान का और अतिक्रमण किया है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या का, मतलब सदन की जो संख्या है उस कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से पास कर देगा। तो अब माना जाएगा कि जैसे ही दूसरा सदन पास करेगा, राष्ट्रपति अपने पद से रिक्त हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे ही दूसरा सदन प्रस्ताव पास कर देगा 2/3 बहुमत से, वैसे राष्ट्रपति मुक्त हो जाएगा अपने पद से। ठीक है, मान लिया जाएगा राष्ट्रपति को पद से जबरदस्ती हटा दिया गया है। ठीक, यहां पर एक चीज और जोड़ेंगे कि जब
दूसरे सदन में जाती हैं चीजें, दूसरे सदन में जब जाएगा तो राष्ट्रपति को उपस्थित रहने एवं अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है। समझेंगे इसको। पहले सदन से जब पास होकर दूसरे सदन में जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया जाता है कि वह उस सदन में उपस्थित रहेगा और अपने विरुद्ध जो भी जांच चल रही है, ठीक है, उस कार्रवाई को सुनेगा, अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसलिए ऐसा किया जाता है कि ताकि राष्ट्रपति को भी मौका दिया जाए कि भाई जो आपके विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, आप देखिए क्या निराधार तो नहीं है, निरर्थक तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है निराधार है तो उस पर आप तर्क दीजिए कि किस आधार पर आपने ऐसा किया है, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जो हमने कार्य किया है वो संविधान का उल्लंघन नहीं है और बाकी अन्य लोग कह रहे हैं कि ये संविधान का उल्लंघन है। तो वहां पर उसको बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि हमारे खिलाफ आरोप लगाया और सीधे हमको सूली चढ़ा दिया गया। ये तो भाई विधि विरुद्ध भी है। विधि में भी अगर कोई अपराधी भी है तो उसको भी वहां पर बोलने का मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति है, वो तो भाई एक सर्वोच्च पद है देश का, तो इसलिए राष्ट्रपति को भी अपनी जो ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है वहां पर उपस्थित रहने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, ठीक है। ये चीज यहां पर ध्यान रखेंगे। तो अब राष्ट्रपति क्या हो गया, अपने पद से हट गया। राष्ट्रपति जब अपने पद से हट गया तो राष्ट्रपति जब अपने पद से हट गया, अब बात आती है कि राष्ट्रपति का जो पद हटाया जा रहा है, ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, इस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होगा। प्रक्रिया में शामिल कौन होगा। जब हम निर्वाचन कर रहे थे राष्ट्रपति का तो वहाँ तो बहुत सारे लोग शामिल हो रहे थे भाई, जो भी दोनों सदन थे, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य थे वो भाग ले रहे थे। राज्य विधानसभाएं जो थी वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। दिल्ली पांडिचेरी जो विधानसभाएं हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। लेकिन जब हटाया जा रहा है, राष्ट्रपति को महाभियोग लग रहा है, तो केवल और केवल संसद के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक है, मतलब केवल और केवल संसद के ही दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। वहां पर राज्य विधानसभाएं जो हैं उनके सदस्य यहां पर भाग नहीं लेते हैं। ना ही दिल्ली पांडिचेरी की जो राज्य विधानसभाएं हैं वहां पर उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। तो यहां सिर्फ निर्वाचित और, देखिए जब हम निर्वाचन कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ले रहे थे और यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य लेंगे। इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं, क्या हो सकता है, संविधान ने ऐसा क्यों रखा है। कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि क्या कारण है कि जब महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगती है तो वहाँ निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं और जब निर्वाचन होता है तो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही क्यों भाग लेते हैं। इसके पीछे का ये रीज़न हो सकता है, मान लीजिए जब हम निर्वाचन राष्ट्रपति का कर रहे हैं तो वहाँ पर संभावना है कि जो जिन व्यक्तियों का निर्वाचन राष्ट्रपति ने किया है, ठीक है, वो राष्ट्रपति की तरफ ही वोट डाल दें। एक लगाव की वजह से भी हो सकता है, एक जुड़ाव की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने जिन जिन 12 सदस्यों को वहाँ पर मनोनीत किया है वो सभी अपना वोट राष्ट्रपति के पक्ष में ही डाल दें कि चलिए ठीक है भाई, इन्होंने हमको मनोनीत किया था, चलिए हम इसमें इसलिए वहाँ पर मनोनीत सदस्य नहीं रखे जाते हैं। तो फिर बात आती है कि जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तब भी तो ये बात हो सकती है कि भाई हमको मनोनीत किया था, हम इनके पक्ष में नहीं डालेंगे, महाभियोग के पक्ष में नहीं डालेंगे, हम राष्ट्रपति के पक्ष में वोट डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक नैतिक पक्ष है। क्या है? नैतिक पक्ष है। नैतिक पक्ष का मतलब होता है कि चाहे अपराधी हमारे घर का ही क्यों ना हो, हम उसका साथ नहीं देंगे। इसी तरह राष्ट्रपति ने भले ही हमको मनोनीत किया हो, लेकिन जब संविधान की बात आती है, अपने देश की बात आती है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात आती है, तो हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे। हम किसके साथ खड़े होंगे? हम देश के साथ खड़े होंगे। हम देश के साथ खड़े होंगे और देश के विरुद्ध में जो भी लोग होंगे, ठीक है, वो हमारे दुश्मन होंगे। हम उनके क्या होंगे? अगेंस्ट होंगे। तो इसी तरह अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है, मतलब संविधान का उल्लंघन मतलब देश का उल्लंघन, ठीक है।
संविधान का उल्लंघन मतलब राष्ट्र का उल्लंघन, तो हम राष्ट्र विरोधी जो भी व्यक्ति होगा उसका साथ नहीं देने वाले। तो ये एक नैतिक पक्ष के रूप में वहाँ पर रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर मनोनीत सदस्य भी लिए जाते हैं और निर्वाचित सदस्य भी लिए जाते हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रक्रिया में शामिल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य ही होते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब राष्ट्रपति जब महाभियोग लग गया, ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने पद से हटा माना जाएगा। तो जब राष्ट्रपति पद से हट जाएगा, पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। लेकिन संविधान में वर्णित है कि जो भी संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अगर राष्ट्रपति ही हट गया तो कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका शक्ति है वो रुक जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात आती है। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद ही रिक्त हो जाए किन्हीं कारणों से, तो जितने भी कार्य होंगे, विधायी कार्य हों चाहे कार्यपालिका कार्य हों, वो सारे क्या हो जाएंगे? ठप पड़ जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बताया गया कि अगर पद की रिक्ति हो गई है तो वहां पर कार्य जो वाहक है राष्ट्रपति, कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो कि पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। अब वह राष्ट्रपति की भांति कार्य करेगा। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, अब उसे वहां पर क्या होगा? अपॉइंट किया जाएगा कि भाई आप राष्ट्रपति का कार्यभार देखें, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो देखिए, और मान लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको यहां पर रखा जाएगा। तो एक हायरार्की इसलिए रखी गई है कि चांस हो सकते हैं कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारे कार्य हैं वो नहीं रुकने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है तो 6 महीने के अंदर, कितने? 6 महीने के अंदर अगला चुनाव कराना आवश्यक होगा। कहने का मतलब है अगर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है, पद रिक्त हो गया है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति तो तब तक बना रहेगा उपराष्ट्रपति। लेकिन अब यह नहीं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति अमेरिका की तरह ही जितना कार्यकाल उसका बचा था उतने कार्यकाल के लिए उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। भारत में क्या है, मैक्सिमम 6 महीने दिया गया। अमेरिका में तो फिर जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गया तो जितना पहले वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल बचा था उतने दिनों तक वो राष्ट्रपति बना रहेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल 6 महीने तक ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा। 6 महीने के बाद अगला चुनाव कराना होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यही अंतर है, बेसिक अंतर हमारे भारतीय संविधान में और हमारे यूएसए के संविधान में। ठीक है, तो ये रही बात हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति की। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है उसको बना दिया जाता है और वो 6 महीने तक अपने पद पर बना रहेगा। 6 महीने के बाद वहाँ पर चुनाव कराना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है इसको लोगों ने बोला कि ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या होती है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, देख लेते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर जो भी महाभियोग लग रहा है उन्होंने बोला कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो न्यायिक प्रक्रिया तो समझ में आता है कि जो न्यायालय में हो, ठीक है, न्यायाधीश के सामने हो, न्यायाधीश के सामने सुनवाई हो रही है, उस पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच हो रही है, अन्वेषण हो रहा है। तो इन्होंने बोले कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे हो सकती है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि न्यायालय से इतर ऐसी प्रक्रिया न्यायालय में, देखिए ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया न्यायालय में नहीं हो रही है, किसी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में नहीं रखी जा रही है, ये संसद में रखी जा रही है। कहाँ रखी जा रही है? संसद में रखी जा रही है। संसद में रखी जा रही है। संसद के सदस्य क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं।
ठीक है, अन्वेषण कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आरोपों की जांच हो रही है, फिर प्रस्ताव क्या हो रहा है, पास हो रहा है, प्रस्ताव पास हो रहा है, ठीक है, अगले सदन में जा रहा है, वहां भी प्रस्ताव पास हो रहा है। कहने का मतलब देखिए, एक जैसे न्यायिक प्रक्रिया होती है, हाँ, और राष्ट्रपति को उपस्थित रहने एवं स्वयं का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जा रहा है। जैसे न्यायालय में जो भी अपराधी होते हैं, ठीक है, उसको अपने विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके एवज में बोलने का मौका दिया जाता है। उससे राष्ट्रपति को यहाँ पर क्या कर रहा है, मौका दिया जा रहा है। तो देखिए, जांच हो रही है, अन्वेषण हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर अपने विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ बोलने के लिए भी दिया जा रहा है। तो एक न्यायिक प्रक्रिया की भांति क्या हो रहा है, न्यायिक प्रक्रिया की भांति कार्य हो रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया की भांति कार्य हो रहे हैं। चूंकि ये जो न्यायिक प्रक्रिया है वो न्यायालय में ना होकर कहाँ हो रही है, संसद में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, न्यायिक ना होकर फिर भी ये क्या है, न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये तो रही बात हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की। अब महाभियोग जैसे लग जाएगा, राष्ट्रपति हट जाएगा, अब नया राष्ट्रपति वहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि समय समय पर हमारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।